The current carrying capacity of the fused material depends upon option A is cross sectional area, ऑप्शन बी लेंथ, मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ से आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि आपके पास जो फ्यूज़ की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डिपेंड कर रही होती है उसके रेजिस्टेंस के ऊपर, और रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि हमारा रो के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रो के ऊपर डिपेंड करता है तो वो फिर डिपेंड करेगा हमारे मटेरियल के ऊपर। सो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो सकता है। अगर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं करता है, सो लेंथ भी ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो ऑप्शन ए इज़ आल्सो करेक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा जो ऑप्शन है डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी है, ये आप सोल्यूशन में पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वराइज एस। ठीक है, फ्यूज लॉ क्या होता है उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। इसका जो आंसर है वो ये है कि डायमीटर की पावर 3/2 ये जो है इसके साथ हमारा जो करंट है वो वेरी करता है। ठीक है, अब फ्यूज़ लॉ क्या कहता है? फ्यूज़ लॉ के अकॉर्डिंग हम चले जाते हैं जी, हमारे पास हीट जनरेटेड होती है वो आई स्क्वायर आर की इक्वल होती है। यहाँ से आर की वैल्यू पुट की, फिर उसके बाद एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर करके, उसके बाद पाई डी स्क्वायर बाई 4 कर लिया। ये सारी मैथमेटिक्स आप जानते हैं, शुरू में हमने बेसिक्स में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हीट लॉस को हमने इक्वल कर दिया K2 इंटू डी इंटू एल। ठीक है, सो उसके बाद ये जो दो कांस्टेंट हमारे पास आ गए K2/K1, इनको हमने डिवाइड करके एक सिंपल कांस्टेंट ले लिया, उसको हमने K इक्वल कह दिया। फिर उसके बाद ये जो हमारा जो करंट कैरिंग कैपेसिटी हुई इसको हमने इक्वल कर लिया K इंटू डी की पावर 3/2 के। ठीक है, सो ये इतनी डिटेल आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने फ्यूज़ लॉ बेसिक उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा। सो बेसिक चीज़ जो मेन चीज़ जो आपको याद करनी है वो यही है कि आपके पास जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है इन द केस ऑफ फ्यूज़ एंड द फ्यूज़ लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायमीटर की पावर 3/2 के। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 1.5 बनता है। सो ये जो इक्वेशन आपके पास दो बनी है ये एक्चुअली हमारा क्या है? फ्यूज़ लॉ है। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी जो हमने पढ़ ली। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 to 83 रिफर टू द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, ये एक फिगर है जिसको आगे यूज़ करेंगे हम। सो फॉर द सर्किट शोन इन फिगर अबव द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी। सबसे पहले हमें ये करंट आई फाइंड करना है, और करंट आई फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट चाहिए ये रेजिस्टेंस कि कितनी हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है सर्किट की, फिर हम आई फाइंड कर सकते हैं। आई इज़ इक्वल टू V/R। वी हमारे पास ऑलरेडी नोन है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ से कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ, और बाकी कैलकुलेटर से पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताता हूँ कि किस तरह से ये आपका सोल्यूशन बनेगा। सबसे पहले ये 2 ओम और 4 ओम आपस में क्या है? सीरीज़ में है। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 6 ओम बन जाएगा। फिर 6 ओम और 12 ओम जो होगा वो आपस में पैरेलल में होंगे। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल हम सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आएगा वो सीरीज़ में होगा 2 ओम के। ठीक है, जब वो सॉल्व करेंगे हम सीरीज़ में, उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो उसके बाद आप देखें कि आपके पास ये वो जो इक्विवेलेंट आया वो ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम, ये सारे के सारे आपके पास जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों का सम जो है वो 6 ओम बन जाएगा। सो 6 और वो पैरेलल में होगा 12 ओम से। सो 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 12, ये 4 ओम आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 4 ओम हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये 4 ओम और ये 2 ओम आपस में जब ऐड होंगे तो क्या बनेगा? 6 ओम। सो 6 ओम हमारा यहाँ तक बन गया। अब ये 6 ओम, ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम आपस में क्या है? पैरेलल में है। सो पैरेलल के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं? 1/6। अगर आप वो बेसिक प्रॉपर्टी जो है रेजिस्टेंस की अगर आप वो लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फुल स्टेप से ऐसा हो सकता है कि आपके पास मिस्टेक की गुंजाइश नहीं बचती। ट्रिक आपको पता है कि वो आपके पास किसके इक्वलेंट आ जाता है? R/3 के इक्वल आ जाता है वो, अगर आपकी इक्वल रेजिस्टेंस हो तो। ठीक है, तो अब इसका हमारे पास जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया? यहाँ तक हमने ये
ये वाला और ये इस तरफ जितना भी एरिया था 6 ओम्स के, इस तरफ हमने सारे सॉल्व कर लिए। सो हमारा इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम। अब 2 ओम और ये 2 ओम आपस में पैरेलल में है, दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा 1 ओम। अब वो जो 1 ओम आएगा वो हमारे पास होगा सीरीज़ में 3 के साथ, ठीक है। सो 1 + 3 विल गिव 4 ओम। सो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ गया वो 4 ओम का आ गया, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हमने लिख दिया 4 ओम। आई इक्वल टू V/R। सो V हमारे पास 100 है, R हमारे पास 4 के इक्वल है। सो 25 एम्पियर हमारा इस सर्किट का टोटल सर्किट का करंट आ गया, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ 25 एम्पियर विच इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज। कंबाइंड रेजिस्टेंस जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड की थी 4 ओम की, वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। वो अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर दिया। टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। टोटल पावर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, एक तो सर्किट की वोल्टेज और सर्किट का करंट। वोल्टेज हमें गिवन थी 100 वोल्ट और करंट जो हमने 25 एम्पियर हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। सो उससे हमारा जो पावर है जो डिसिपेटेड हुई वो कितनी आ गई 2500 विच इज़ 2.5 किलोवाट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, आप पावर डिसिपेटेड को इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि करंट आपके पास है 25 I² इंटू R कर दें, R की वैल्यू आपके पास 4 है, वैसे भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। सो जितनी सिंपलेस्ट अप्रोच आप यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। 84 नंबर है, 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रूम हीटर ऑफ 750 वाट। व्हाट विल हैपन इफ द बल्ब इज रिप्लेस बाय अ 60 वाट बल्ब। ठीक है, ये MCQ इंपॉर्टेंट है। प्यास के जो फेलोशिप के टेस्ट होते हैं उसमें ये MCQ आया है, ठीक है। सो सोल्यूशन हम देख लेते हैं इसका। पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। बल्कि ऐसा हुआ कि हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब था जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड था हीटर के साथ, ठीक है। हीटर की जो रेटिंग थी वो 750 वाट थी। वो कह रहा है कि अगर हमने इस बल्ब को रिप्लेस कर दिया 60 वाट के साथ, मतलब क्या हुआ कि हमने किस को रिड्यूस किया, हमने पावर को रिड्यूस कर लिया। अब पावर को रिड्यूस करने से क्या इफेक्ट पड़ता है इसको हम सोल्यूशन में देख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो पावर होती है वो V²/R के इक्वल होती है। वहाँ से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था जो कि बहुत से फार्मूलों में हमने यूज़ कर लिया MCQs में। ये फार्मूला अभी आप इससे नॉन होंगे, ठीक है। सो अगर पावर आपकी रिड्यूस हुई है, ठीक है, सो अगर आपकी पावर रिड्यूस हुई है तो आपका जो करंट है वो इंक्रीज़ किया होगा, ठीक है। अब करंट आपका जब आपकी पावर रिड्यूस हुई है तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ किया होगा, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज़ करता है तो आपका करंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सो अब जब लेस करंट प्रोवाइड होगा हीटर को तो हीटर की जो आउटपुट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स है, ये हम शुरू से लगाते आ रहे हैं कि आपके पास जब पावर इंक्रीज़ होती है तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है तो आपके पास करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पावर डिक्रीज़ हुई, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो करंट हमारा डिक्रीज़ हो गया। जब करंट डिक्रीज़ हो जाएगा तो किसी भी हमारी जो डिवाइस है उसकी जो आउटपुट है वो अफेक्ट होगी, वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ हीटर आउटपुट विल डिक्रीज़।